जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू सिग्मा एडु गुरुकुल। साथियों, आज हम लोग यूपीबीटी फार्मास्यूटिक्स के 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को पढ़ेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हर बार अक्सर पूछा जाता है। और यहाँ थंबनेल में लिखा भी गया, बस इतना पढ़ लो, कोई माई का लाल फेल नहीं कर सकता। अर्थात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ के जाएंगे तो वास्तव में कोई माई का लाल आपको फेल नहीं कर सकता है। साथियों, तो हम लोग बिना किसी देरी के जो है अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डोज? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डोज को अफेक्ट करते हैं? तो बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। द डोज ऑफ अ ड्रग डिपेंड ऑन वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल फैक्टर। जो दवा का डोज है वो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये कैसे करता है? क्योंकि इन्फ्लुएंस थेराप्यूटिक इफेक्ट, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं ये हमारे थेराप्यूटिक इफेक्ट को किस तरह से जो है मॉडिफाई कर देते हैं या इफेक्ट देते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट में किस तरह से बदलाव पैदा कर सकते हैं, उसके अनुसार जो है हम लोग डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे जो डोज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसके अनुसार हमें डोज बदलना पड़ सकता है। जैसे एज, उम्र के अनुसार हम डोज को परिवर्तित कर देते हैं, डोज को कम या ज्यादा करते हैं। जैसे चिल्ड्रेन एंड एल्डरली रिक्वायर लोअर डोजेस देन एडल्ट ड्यू टू मेटाबॉलिक डिफरेंसेस। जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनका जो डोज होता है वो एडल्ट की तुलना में कम होता है। क्यों? क्योंकि इनमें मेटाबॉलिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। ऐसा है कि बच्चा है, अब उसमें मेटाबॉलिक इफेक्ट जो है अच्छा नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से डोज कम कर देते हैं। और एडल्ट में जो है मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ड्रग का जो है डोज वो डिपेंड करता है कि एज क्या है। एज के अनुसार हम लोग दवा का डोज जो है वो देते हैं। याद रखना, बच्चों में और बुढ़ों में अर्थात बुजुर्गों में दवा का डोज कम होता है, किसकी तुलना में? यंग की तुलना में, नौजवान की तुलना में। दूसरा है बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट को हम लेकर के चलें तो बॉडी वेट के अनुसार भी डोज डिफर हो सकता है। अगर कहें कि हम जो है 50 किलोग्राम के हैं तो हमारा डोज कुछ अलग होगा। हमारे ही एज का कोई जो है ऐसा हो 20 किलो का हो तो उसका डोज अलग होगा। कोई 110 किलो का हो उसका डोज अलग होगा। अभी हम जो है पैरासीटामॉल 500 mg खा लें, ठीक हो जाएंगे, लेकिन वही 90 किलो का आदमी जो होगा उसको 650 mg का डोज चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी वेट जो है वो ज्यादा है। तो डोज इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट फॉर एक्यूरेसी। बॉडी वेट को मेजर करके अगर हम लोग जो है डोज को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। तो बॉडी वेट भी एक अच्छा फैक्टर होता है जिसके अनुसार हम दवा के डोज को डिफाइन कर सकते हैं या दवा के डोज को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्स मतलब मेल है या फीमेल है, इसके अनुसार भी हमें डोज को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कितना डोज हमें देना है। हार्मोनल डिफरेंसेस में अल्टर ड्रग रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स जो बॉडी में होते हैं, मेल का बॉडी फीमेल की बॉडी की तुलना में अलग हार्मोन रिलीज करता है। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि जो हार्मोन होते हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी डिफरेंट करते हैं, या सेक्स के अनुसार, महिला है पुरुष है, इसके अनुसार भी हम डोज को अलग अलग कर सकते हैं। महिलाओं को कम डोज देते हैं, पुरुषों को थोड़ा ज्यादा डोज दे सकते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा दवा देने का तरीका है, किस मार्ग से हम दवा को दे रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि हम कितना डोज देंगे। जैसे कि अगर हम टेबलेट देते हैं तो वो उसका क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। और अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में दवा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो इफेक्ट नहीं देता है। इस अनुसार पे हम कहें कि जो हमारा ओरल डोज है उसका जो है रिस्पांस कम होगा, किसकी तुलना में? आईवी रूट की तुलना में। तो हमारा जो रूट है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कितनी दवा देंगे।
आईवी रूट है तो कम डोज देंगे, आईएम रूट है तो उससे भी कम देंगे, उससे ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि आईवी रूट में जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म 0 होता है, लेकिन ओरल डोज में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो हम जो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, डोज को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे ओरल इंट्रावेनस, ये आपका दे दिया है कि एग्जाम्पल है कि इसमें आप डोज को डिफर कर सकते हैं। टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या है, रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग में रिक्वायर अ हायर डोज। क्या है, अगर रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग में रिक्वायर अ हायर डोज, जैसे अगर हम बार बार किसी दवा को खाते जाते हैं, बार बार किसी दवा को खाते जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो टॉलरेट कर जाता है, फिर उस डोज पे वो काम करना बंद कर देता है। हम आपका एग्जाम्पल दें, जब आप फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड या फिफ्थ तक थे तो 2 रुपया पाते थे, आप पढ़ने चले जाते थे। क्या जब 10 में पहुंच गए तो आप 2 रुपया लेकर पढ़ने जाते थे? नहीं, 10 रुपया लेकर। अब ग्रेजुएशन में है तो क्या 10 रुपया जेब में लेकर आप पढ़ने जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपका जो है वो तरीका बदल गया है, आपके खर्चे बदल गए, आप उस पे जो है उतने डोज से, उतने रुपए से आपका जो है खर्चा नहीं चल पाता है। इसी तरह से जो हमारी दवाएं हैं, अगर हम बार बार दवाएं लेते चलते हैं तो क्या होता है, वो टॉलरेट कर जाता है और बाद में हमें हाई डोज की आवश्यकता पड़ती है। पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है, डिजीज लाइक लीवर और किडनी डिसऑर्डर में रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट। देखो बेटा, कोई बीमारी है, जैसे लीवर या किडनी की कोई बीमारी है, तो हमें डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अर्थात कि किसी भी बीमारी के कारण, चाहे वो लीवर का हो, किडनी का हो या अन्य कोई बीमारी हो, इसके अनुसार भी हम दवा का डोज घटा या बढ़ा सकते हैं। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम कौन सी दवा को किस टाइम पे देते हैं, इसके अनुसार भी हमारा जो है फैक्टर इफेक्टिव होगा डोज के लिए। जैसे सम ड्रग आर मोर इफेक्टिव एट स्पेसिफिक टाइम, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक टाइम पे अच्छा इफेक्ट देती हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर आपको क्या लेना है, कोई निद्रा कारक दवा लेना है, शाम को लेना है, ठीक? क्यों? क्योंकि आप दिन में लेंगे तो ज्यादा नुकसान कर, या बहुत सारी दवाएं हैं जो रात में अच्छा इफेक्ट देती हैं दिन की तुलना में, या कुछ दवाएं ऐसी हैं जो खाली पेट देना है तो वो अच्छा इफेक्ट, वो भी टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ही आएगा कि आप खाने के पहले ले रहे हैं या खाने के बाद। तो ये हमारा फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग डोज है। अगर इसको इतना हम पढ़ते हैं तो हमारा 6 नंबर सिक्योर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन मेथड। बेटा ये भी परीक्षा में आता है, आप लोग इस 20 क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो कोई माई का लाल फेल नहीं कर पाएगा। दूसरा क्वेश्चन, पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन मेथड। पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन इज एसेंशियल टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव थेरेपी इन चिल्ड्रेन। क्या है, बच्चों को जो दवा दी जाती हैं उसका कैलकुलेशन जिस मेथड से हम करते हैं उनको हम लोग कहते हैं पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। क्योंकि पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन इसलिए आवश्यक है कि बच्चों को सेफ और इफेक्टिव डोज दिया जा सके। सेफ हो मतलब कि लीथल डोज ना हो, बच्चों को नुकसान भी ना करे, और इफेक्टिव भी हो, तो डोज जो है वो अच्छे से हम कैलकुलेट करेंगे कि ना बच्चे को नुकसान पहुंचाए, ना ऐसा हो कि दवा काम ही ना करे। तो हम लोग जो है डोज का कैलकुलेशन करते हैं और बच्चों को दी जाने वाली डोज जो होती है उसे पेडियाट्रिक डोज के नाम से जानते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे यंग फार्मूला। यंग फार्मूला जो होता है ये एज बेस होता है। जैसे यंग, अब यंग का क्या मतलब, जवान। तुम लोग क्या समझते हो, जवान। अब जवान क्या है, एक उम्र है, तो यहाँ पर याद करने के लिए एज बेस, उम्र के अनुसार। तो चाइल्ड डोज जो होता है वो एज अपान एज प्लस 12। मान लिया जाए कोई 12 साल का बच्चा है तो यहाँ एज की जगह पे लिखेंगे आप 12 और फिर नीचे लिखेंगे 12 + 12 गुणे एडल्ट डोज। कोई 500 mg ले रहा है तो यहाँ पर 500 mg लिखेंगे और अपना डोज कैलकुलेशन कर देंगे। अर्थात जो बच्चा कितनी उम्र का है उसका उम्र लिखेंगे और एडल्ट डोज लिखेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, तो ये यंग फार्मूला से हम डोज का कैलकुलेशन कर लेंगे। दूसरा है क्लर्क फार्मूला। ठीक, ये क्या होता है, वेट बेस्ड होता है। बच्चों के लिए ये सबसे इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हम वेट देख लेते, कोई बच्चा जो है वो कमजोर होता है, कोई बच्चा जो है हैवी वेट का होता है,
तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा मैं तो यही सलाह दूंगा कि उनका जो है वेट बेस्ड थेरेपी किया जाए। तो चाइल्ड डोज इक्वल टू वेट अपॉन 70, क्या है, वेट अपॉन 70 इंटू एडल्ट डोज। जो बच्चों का वेट होगा उसका जो है 70 से डिवाइड कर देंगे और एडल्ट डोज दे देंगे। तो क्या होगा, एडल्ट डोज से हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे, चाइल्ड डोज इक्वल टू वेट अपॉन 70 इंटू एडल्ट डोज। इससे हम कैलकुलेशन करके अपना जो है पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी आपको कैलकुलेशन करने की विशेष जरूरत नहीं है, करना होगा तो कर लेना, लेकिन इतना थियोरी लिख देना। अब इस तरह से मत लिखना बेटा, आप लोग नीचे करके थोड़ा पेज भी फिल करना, ऐसा मत करना कि सिर्फ एक पेज में लिख देना, क्योंकि मेरा एक आंसर जो है एक स्लाइड में है, तो आपको एक पेज में नहीं लिखना है। बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया भी एक अच्छा मेथड होता है। यहाँ 2 बार लिखा गया है, तो आप लोग एक बार ही लिखिएगा। इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड एंड बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड। ये भी वेट बेस्ड की तरह ही होता है, ये भी बहुत इफेक्टिव है। ज्यादातर डॉक्टर्स इसी को यूज करते हैं, बीएसए मेथड को, बॉडी सरफेस एरिया को। इसमें क्या होता है, एक्यूरेट मेथड है, मोस्ट एक्यूरेसी इसमें आती है। किसमें, क्योंकि इसमें बॉडी सरफेस एरिया के अनुसार हम बच्चे का जो है डोज कैलकुलेट करते हैं कि बच्चा कितना मोटा है, कितना हैवी है, कितना पतला है, उसके अनुसार कितनी उसकी लंबाई है, कितना उसका वजन है। तो बॉडी सरफेस एरिया के अनुसार जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं डोज को। 2 क्वेश्चन हमारा आपका कंप्लीट हुआ। डिफरेंट बिटवीन मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक सिस्टम। हमारे पास 2 फेज के सिस्टम्स हैं जिनको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चों याद कर लो, बार बार कहता हूं याद कर लो। लिक्विड डोजेस फॉर्म आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फेजेज प्रेजेंट। जो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, ये फेज के अनुसार, कितने फेज होते हैं, 2 फेज हो सकते हैं या 1 फेज हो सकते हैं, उसके अनुसार जो है हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। हमारा जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होगा वो मुख्य रूप से 2 फेज का, मतलब 2 तरह का होता है, एक मोनोफेजिक और एक बाईफेजिक। मोनोफेजिक मतलब मोनो मतलब एक, बाई मतलब 2, मोनो मतलब एक, बाई मतलब 2। कंटेन अ सिंगल यूनिफॉर्म फेज। जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है उसमें सिंगल यूनिफॉर्म फेज होता है, मतलब सिरप अगर आप देख लो तो उसमें दूसरा फेज नहीं दिखता है, सब लिक्विड लिक्विड ही दिखता है। उसमें सब यूनिफॉर्म में जो है हमारा सॉलिड पार्टिकल जो है वो डिस्पर्स हो जाता है, अर्थात कि उसमें घुल जाता है। दूसरा है मोनोफेजिक में क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। क्या है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, साफ साफ एक तरफ से उस तरफ आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है, विजुअल है एक तरफ से दूसरे तरफ। तो क्या है, ये क्लियर है और ट्रांसपेरेंट भी है। नो शेकिंग रिक्वायर्ड, किसी तरह से इसको हिलाने की आवश्यकता नहीं है। बॉटल पे, कुछ बॉटल पे लिखा होता है ना, शेक वेल बिफोर यूज, तो सिरप नहीं हो सकता है, वो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। हमारा मोनोफेजिक जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है इसमें शेकिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म फेज लिखा था, तो यहाँ पर वही बात हुआ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। जो हमारा ड्रग है उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स हैं वो दोबारा लिखा गया है, तो उस पे आप लोग ध्यान मत देना। एग्जाम्पल, सिरप और एलेक्सर। जो सिरप होता है और एलेक्सर होता है ये मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। क्या, सिरप और एलेक्सर मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। इसी तरह से हम लोग बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ क्या था, अ सिंगल यूनिफॉर्म फेज यहाँ था, कंटेन 2 डिस्टिंक्ट फेजेज या 2 फेजेज आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इसमें 2 फेज होते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में। दूसरा पॉइंट है टर्बिड और क्लाउडी। ये कैसा होता है, दूधिया कलर का हो सकता है या जो है थोड़ा घना टाइप का होता है, थोड़ा बादल की तरह होता है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, एक तरफ से दूसरे तरफ आप नहीं देख सकते, टर्बिडिटी होती है या क्लाउडी होता है। रिक्वायर्ड शेकिंग बिफोर यूज। शेक वेल बिफोर यूज जिस पे लिखा होगा वो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होगा, अर्थात कि जो हमारा बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है इसको यूज करने से पहले शेकिंग की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग था, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात कि इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी वही हो गया है, 2 बार लिखा गया है,
एग्जाम्पल आप देख लो, सस्पेंशन और इमल्सन। जो सस्पेंशन होता है और इमल्सन होता है, ये दोनों क्या होता है, ये बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। तो बेटा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये जो है हमारे दो मुख्य रूप से लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। दो फेज में जो होगा वो बाइफेजिक होगा, जो एक फेज में होगा मोनोफेजिक होगा। ये भी आप लिखेंगे आराम से, 5 नंबर 6 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला है व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन एरर। बेटा ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। आप जब जो है किसी हॉस्पिटल में जाकर के हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करेंगे तो वहां पर भी आप देखने को पाएंगे कि कुछ टाइम पे प्रिस्क्रिप्शन एरर देखने को मिलता है। कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन एरर देखने को मिलता है। क्या है प्रिस्क्रिप्शन एरर? सबसे पहले हम जान ले, प्रिस्क्रिप्शन एरर आर मिस्टेक दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। क्या है प्रिस्क्रिप्शन एरर? जो है एक तरह का मिस्टेक है। क्या है? एक तरह की मिस्टेक है, गलती है, जो कब कब हो सकती है? प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पे, मतलब प्रिस्क्राइबिंग के टाइम पे, जब क्या हो रहा हो, दवा लिखा जा रहा हो। डिस्पेंसिंग के टाइम पे आप जो है दवा गलत उठा करके दे दिया, फार्मासिस्ट है गलत उठा के दे, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, या ड्रग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गलत तरीके से हो गया, तो वो भी एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन एरर में ही आएगा। दिस एरर में लीड टू सीरियस हार्म टू द पेशेंट। अगर ये एरर देखने को मिलता है तो ये पेशेंट के लिए सीरियस इफेक्ट दे सकता है, पेशेंट को जो है काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं प्रिस्क्रिप्शन एरर्स के। सबसे पहला रॉन्ग डोज। रॉन्ग डोज अर्थात कि हम जो दवा दे रहे हैं वो सही डोज में ना हो, जैसे इनकरेक्ट क्वांटिटी ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब। जो हम दवा प्रिस्क्राइब किए हैं, कोई डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब किया है, आप उसको डिस्पेंस किए हैं, उस पर आप बना दिए कितने टेबलेट, 2 टेबलेट, एक ही टेबलेट खाना था आप 2 टेबलेट बना दिए, या 2 टेबलेट खाना था 1 टेबलेट बना दिए, या डॉक्टर ने लिखा 100 mg, आपके पास 50 mg की दवा है, आप जो 50 mg की दवा दे करके उसको सिंगल टेबलेट दे दिए, तो ये क्या है? रॉन्ग डोज है। या मैं कह दूं कि आपके पास डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया 100 mg का, आपके पास 500 mg की दवा थी, आपने 1 टेबलेट वो भी प्रिस्क्राइब कर दिया, तो ये क्या? रॉन्ग डोज है, जो पेशेंट को हार्मफुल इफेक्ट दे देगा। रॉन्ग ड्रग, इनकरेक्टली ड्रग सिलेक्शन। कभी कभी डॉक्टर जो होता है वो लिखते लिखते गलती से कोई दूसरी दवा लिख दिया, या सिलेक्शन दवा का सही से नहीं हो पाया, तो ये भी जो है रॉन्ग ड्रग की वजह से पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या पेशेंट को काफी नुकसान हो सकता है। एलिजिबल हैंड राइटिंग। आप लोग कभी कभी किसी डॉक्टर के पर्चे को देखते हैं, कुछ भी ऐसे ऐसे कर देता है, तो अब बताइए कि फार्मासिस्ट उसको पढ़ पाएगा? नहीं। मे भी अगर वो फार्मासिस्ट कुछ गेस कर लेता है और दूसरी दवा दे दिया तो हार्मफुल इफेक्ट आएगा ना। जो हम थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए दे रहे थे वो तो हमें मिलेगा नहीं, ऊपर से हार्मफुल इफेक्ट भी आएगा। तो डिफिकल्ट टू रीड प्रिस्क्रिप्शन, जब हम प्रिस्क्रिप्शन को ना पढ़ पाए, कठिनाई हो ऐसा प्रिस्क्रिप्शन हमारे सामने आ जाए, तो उसे इलिजिबल हैंड राइटिंग कहते हैं, या गलत तरीके से लिखा गया हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन एरर में ही आएगा। रॉन्ग ड्रग, ये भी जो है दोबारा लिखा गया है, इलिजिबल हैंड राइटिंग दोबारा लिखा गया है। ड्रग इंटरेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम्प्लीटेबल ड्रग। क्या है? ऐसी दवाएं कभी कभी होती हैं कि जो दवा आपस में टकराव कर सकती है, आपस में टकराव कर सकती है, कोई किसी के इफेक्ट को बढ़ा सकता है, कोई किसी के इफेक्ट को घटा सकता है। तो ऐसी दवाएं भी जो हैं वो अगर हम उनका जो है इंटरेक्शन नहीं देख पाए और कोई भी दवा दे दिए तो वो भी पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन एरर में आती हैं। अगला जो हमारा है स्लाइड, टाइप्स ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। हमारा जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो कितने प्रकार का होता है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में डिफरेंस पढ़ा था, लेकिन यहाँ सिर्फ टाइप्स ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म पूछा है। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? लिक्विड डोजेस फॉर्म आर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होता है वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होता है इन लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है, यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना होता है। मतलब कि ये एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, लिक्विड प्रिपरेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फाइनल तैयार किया जाता है। दे आर क्लासिफाइड एज, ये किस तरह से क्लासिफाइड किए गए हैं?
सबसे पहला है मोनोफेजिक सिस्टम। मोनोफेजिक सिस्टम में सिरप, एलिक्सर, लिंटस, ये 3 एग्जाम्पल आप लिख दोगे, आपका जो है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म जो है उसमें क्या है, सिरप, एलिक्सर और लिंटस। इसके बारे में आप जो है हमारे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सेशन था उसमें आप जा करके इनको पढ़ सकते हैं कि सिरप क्या है, एलिक्सर क्या है, लिंटस क्या है। वहीं बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म जो होता है इसमें सस्पेंशन और इमल्सन, बस इतना ही। आप लोग थोड़ा सा इसमें बढ़ा सकते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, सिरप क्या होता है, एलिक्सर क्या होता है, लिंटस क्या होता है। जब आप लोग हमारे इसके पहले वाले सेशन को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाले को देखेंगे तो समझ जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन लिनीमेंट एंड लोशन। लिनीमेंट एंड लोशन में क्या अंतर है? हम लोगों ने मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म को पढ़ा, उसमें अंतर देखा। इसी तरह से लिनीमेंट और लोशन में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लिनीमेंट एंड लोशन आर लिक्विड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ये दोनों जो होते हैं लिनीमेंट और लोशन, ये लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, बॉडी सरफेस पे लगाने के लिए। बट द डिफर्स इन कंपोजिशन एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन। ये दोनों जो हैं वो एक्सटर्नल एरिया पे तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन इनके कंपोजिशन में और इनके एप्लीकेशन के मेथड में थोड़ा अंतर होता है। इसमें कंपोजिशन में और मेथड में। बेटा तुम लोगों के लिए इतनी गर्मी में बैठ करके हम जो पेपर तैयार कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इसका आप लोग हमें जो है बदले में सिर्फ कमेंट दे देना, शेयर दे देना। तो लिनीमेंट क्या है और लोशन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, इनका मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। लिनीमेंट क्या है? अल्कोहलिक है और ऑयली प्रिपरेशन है। चाहे ये अल्कोहलिक प्रिपरेशन होगा या तेलीय प्रिपरेशन होगा। वहीं जो लोशन होता है यूजुअली एक्वस प्रिपरेशन। जो लोशन होता है वो वाटर प्रिपरेशन होता है, मतलब वाटर के साथ बनाया जाता है, एक्वस प्रिपरेशन होता है। लिनीमेंट में अप्लाइड विद रबिंग, घिस करके ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ करके तब हम लोग लिनीमेंट को लगाते हैं। वहीं लोशन को विदाउट रबिंग, एक बार ऐसे दवा को लगा दिए, ऐसे ऐसे हल्का सा फैला दिए, बस उसको रबिंग नहीं करना है, रगड़े रहो रगड़े रहो। रगड़ दोगे तो जलन पैदा करेगा, लेकिन लिनीमेंट को क्या करना है, उसको रगड़ना ही है। यूज्ड फॉर पेन रिलीफ, काउंटर इरिटेंट। ये क्या होते हैं? ये पेन रिलीफ के लिए यूज किए जाते हैं और ये काउंटर इरिटेंट है। लोशन क्या है? यूज फॉर सूदिंग और प्रोटेक्टिव इफेक्ट। जो हमारा लोशन है ये सूदिंग और प्रोटेक्ट, हमारी बॉडी पे क्या है, मान लिया जाए हम बॉडी लोशन, नाम सुने हो ना बेटा, बॉडी लोशन लाए थे ना पिछली बार फरवरी में, ठीक। तो लोशन क्या है? बॉडी को प्रोटेक्शन देता है या सूदिंग देता है, शार्पनेस देता है, चिकनाहट देता है। वहीं जो है लिनीमेंट क्या दे रहा था, वो दर्द के लिए हम लोग यूज कर रहे थे। लोशन ये प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं या चिकनाहट के लिए यूज कर रहे हैं, सुंदरता के लिए यूज कर रहे हैं। लिनीमेंट का अगला पॉइंट है पेनिट्रेट डीपर इनटू स्किन। जो हमारा लिनीमेंट है जब हम रब करते हैं वो तो डीपर स्किन में वो जा करके पेनिट्रेट कर जाता है। लोशन एक्ट मेनली ऑन सरफेस। लोशन जो होता है ये सरफेस पे ही पड़ा रहता है, वहां अपना इफेक्ट देता है। लिनीमेंट वही चीजें हैं, कम में एल्कोहलिक और ऑयली प्रिपरेशन, अप्लाइड विद रबिंग, यहाँ एक्वस प्रिपरेशन विदाउट रबिंग। ज्यादातर वाइवा में अगर पूछा जाए कि लिनीमेंट लोशन में क्या है तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो लिनीमेंट है वो क्या है, अल्कोहलिक या ऑयली प्रिपरेशन है, जबकि लोशन जो है वो एक्वस प्रिपरेशन है। लिनीमेंट जो है वो पेन रिलीफ के लिए यूज किया जाता है, लोशन जो प्रोटेक्शन के लिए, सूदिंग के लिए यूज किया जाता है। लिनीमेंट जो है उसको रबिंग के साथ यूज अप्लाई करते हैं, लोशन को विदाउट रबिंग अप्लाई करते हैं। इसमें देख लो लिनीमेंट में एग्जाम्पल है मेथाइल सैलिसिलिक लिनीमेंट, और यहाँ पर एग्जाम्पल में बॉडी लोशन आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगला जो है वो क्या है, इमल्सन। इमल्सन क्या होता है बेटा, व्हाट इज इमल्सन? इमल्सन क्या है और टाइप्स ऑफ इमल्सन, इमल्सन के कितने प्रकार होते हैं? तो इमल्सन आर बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। इमल्सन क्या होता है? बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है इन व्हिच वन लिक्विड इज डिस्पर्स इन एन अदर इमिसिबल लिक्विड। जिसमें ये क्या है इमल्सन, इमल्सन एक बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है जिसमें दोनों फेज जो होते हैं लिक्विड होते हैं, in which one liquid is dispersed in an other immiscible liquid।
दो लिक्विड होते हैं, लेकिन जो एक लिक्विड होता है वो दूसरे लिक्विड में इमिसिबल होता है। दोनों को जो है हम लोग एक में डिस्पर्स कर देते हैं, मिक्स नहीं हो सकता। जैसे अल्कोहल पानी को मिला दिए तो मिक्स हो सकता है, लेकिन ऑयल और वाटर को मिला देंगे तो मिक्स नहीं होगा। तो हमारा इमल्सन जो है वो लिक्विड लिक्विड प्रिपरेशन होता है और ये इमिसिबल लिक्विड का जो है डिस्पर्सन मीडियम होता है। टाइप्स ऑफ इमल्सन, कितने प्रकार के इमल्सन होते हैं बेटा? देखो, ऑयल इन वाटर इमल्सन, ऑयल इन वाटर, जब पानी में क्या हो, ऑयल हो, अर्थात जब हम पानी की मात्रा ज्यादा ले लिए, उसमें हमारे जो बबल्स बने, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, वो ऑयल के हों, तो ऑयल इन वाटर इमल्सन बनता है। देखो कैसे, ऑयल ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स इन वाटर, ये जो है ये ऑयल है, ये क्या है, पीले पीले ऑयल दिख रहे हैं ना बेटा, और ये जो नीला नीला थोड़ा दिख रहा है ये वाटर है। तो जब वाटर जो है वो हमारा एक तरह से यूनिफॉर्म हो, मतलब वाटर जो है वो ज्यादा एरिया में कवर कर रहा हो और बीच बीच में क्या हो, हमारे ऑयल के ड्रॉपलेट्स हो, तो ये क्या होगा, ऑयल इन वाटर इमल्सन होगा। दूसरा पॉइंट है, वाटर इज द कंटिन्यूअस फेज, वही देखो वाटर जो है यूनिफॉर्म है, अर्थात कंटिन्यूअस फेज में है, वाटर जो पूरे में फैला हुआ है, जबकि क्या है, ऑयल जो है एक दूसरे से अलग अलग है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है। तो इस तरह से जो है हमारा वाटर है वो कंटिन्यूअस फेज है। एग्जाम्पल के लिए मिल्क को देख लो, मिल्क में जो है हमारा जो ऑयल होता है वो ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है, और वाटर जो होता है वो कैसा होता है, वो यूनिफॉर्म होता है या कंटिन्यूअस फेज होता है। देखो एग्जाम्पल, मिल्क इजिली वॉशेबल विथ वाटर, मिल्क जो होता है वो आसानी से पानी के साथ धोया जा सकता है। अब अगर आप ऑयल इन वाटर इमल्सन को पढ़ लिए तो सेम इसका उल्टा कर दो, बन जाएगा क्या, वाटर इन ऑयल इमल्सन। कैसे, ऑयल ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स इन वाटर, देखो इसी को उल्टा करो, वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स इन ऑयल, जो हमारे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो ऑयल में डिस्पर्स हैं। ऑयल इज द कंटिन्यूअस फेज, यहाँ क्या था, वाटर इज अ कंटिन्यूअस फेज, यहाँ ऑयल इज अ कंटिन्यूअस फेज। यहाँ क्या था एग्जांपल, मिल्क, यहाँ नॉट इजिली वॉशेबल विथ वाटर, जो हमारा जो है वाटर इन ऑयल इमल्सन होगा वो आसानी से पानी से नहीं धोया जा सकता है। यहाँ देखो पीला पीला पूरा तेल तेल है, और छोटे छोटे जो है ड्रॉपलेट्स हैं किसके, वाटर के। एग्जाम्पल, बटर नॉट इजिली वॉशेबल विथ वाटर, ये आसानी से पानी से नहीं धोए जा सकते हैं। अगला जो है वो क्या है बेटा, आप लोग एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन, क्या एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन का क्या एडवांटेज है। सस्पेंशन आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग इनसॉल्युबल पार्टिकल डिस्पर्स इन अ लिक्विड मीडियम, जो हमारा सस्पेंशन होता है वो बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम, इसमें जो है लिक्विड में इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल जो है वो डिस्पर्स होते हैं। किसमें, हम लोग इमल्सन में देखे थे क्या था कि वाटर था और ऑयल था, यहाँ पर क्या है, कोई भी हो, सस्पेंशन जो है वो क्या हो सकता है, यहाँ पर बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, जिसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं लिक्विड मीडियम में। अब देखो, सुटेबल फॉर ड्रग इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसे दवाएं, ऐसी ड्रग्स जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं उनका सस्पेंशन बनाया जाता है। ठीक, बेटर केमिकल स्टेबिलिटी, सस्पेंशन की स्टेबिलिटी अच्छी होती है, प्रोवाइड बेटर केमिकल स्टेबिलिटी देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की तुलना में जो है सस्पेंशन इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, लंबे समय तक चलता है। टेस्ट मास्किंग, मास्क अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, अगर कोई दवा जो है वो अनप्लेजेंट टेस्ट का है तो उसको मास्क किया जा सकता है। लार्ज डोजेज अलाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डोजेज, इसमें लार्ज डोज को एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। इजी टू सेलो, इसको आसानी से निगला जा सकता है, इजी टू सेलो स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली। फ्लेक्सिबल डोजिंग, फ्लेक्सिबल डोजिंग पॉसिबल है इसमें, मतलब कि हम लोग जो है फ्लेक्सिबल डोज दे सकते हैं, कम ज्यादा जो कुछ भी करना है। ऑयल इन वाटर इमल्सन, वाटर इन ऑयल इमल्सन, यहाँ इमल्सन के बारे में दे दिया है जबकि ये है सस्पेंशन। ठीक, तो इसको हमें आपको नहीं पढ़ना है।
अगला जो है स्लाइड वो क्या है, डिफरेंट बिटवीन गार्गल एंड माउथ वॉश। क्या है, डिफरेंट बिटवीन गार्गल एंड माउथ वॉश। तो गार्गल क्या होता है, माउथ वॉश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। गार्गल एंड माउथ वॉश आर लिक्विड प्रिपरेशन यूज फॉर ओरल हाइजीन। दोनों जो है ओरल हाइजीन के लिए यूज किए जाते हैं। गार्गल हो या माउथ वॉश, दोनों ओरल हाइजीन के लिए यूज किए जाते हैं। बस इनमें क्या अंतर है, बट डिफर इन देयर साइट ऑफ एक्शन। ये कहां पर एक्शन देते हैं उसके अनुसार इसमें डिफरेंस होता है। जैसे एडवांटेज क्या है, या माउथ वॉश गार्गल कैसे यूज किया जाता है, कहां पर ये यूज होते हैं, कहां एक्शन देते हैं। तो गार्गल क्या है, यूज फॉर थ्रोट। जो गार्गल है वो गले को साफ करने के लिए, गलारा है बाबू, गार्गल से गलारा यूज करना तो ना करते तो गलारा करते हैं ना, तो गलारा गले के लिए किया जाता है, यूज फॉर थ्रोट। जबकि माउथ वॉश यूज फॉर ओरल कैविटी, मुंह में ले लो, ठीक, कुल्ला कर लो, वो अलग चीज है। नॉट सैलूड, इसको निगला नहीं जाता है, माउथ वॉश को भी निगला नहीं जाता है। यूज फॉर गार्गलिंग एक्शन, मुंह को गलारा करने के लिए ही हम लोग गार्गल का यूज करते हैं। यूज फॉर रिंजिंग माउथ, माउथ को साफ करने के लिए हम लोग माउथ वॉश को यूज करते हैं। ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन, जब गले में इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोग गार्गल का यूज करते हैं। और माउथ वॉश मेंटेन ओरल हाइजीन, माउथ वॉश जो होता है वो ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं एंटीसेप्टिक गार्गल, जो एंटीसेप्टिक गार्गल्स होते हैं वो किसके लिए, थ्रोट के लिए यूज किए जाते हैं। वहीं माउथ वॉश क्लोरहेक्साडिन माउथ वॉश यूज किया जाता है। अगला है यूजेस ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का क्या यूज है, ऑइंटमेंट का क्या यूज है। ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन द स्किन। ऑइंटमेंट भी जो होता है ये एक तरह से सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, पेस्ट लाइक का क्या है, प्रिपरेशन है, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन स्किन पे किया जाता है, मतलब स्किन पे लगाया जाता है। इसका क्या क्या यूज है, टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम मॉइस्चर एंड इरिटेंट। क्या है, मॉइस्चर और इरिटेशन से बचाने के लिए जो है ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। टू डिलीवर ड्रग लोकली फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट, कुछ दवाओं को जो है लोकली या लोकली अप्लाई करते हैं या लोकल इफेक्ट के लिए, थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज करते हैं। टू सॉफ्टन एंड लुब्रिकेट द स्किन, स्किन को सॉफ्ट और लुब्रिकेट बनाने के लिए भी हम लोग ऑइंटमेंट का यूज करते हैं। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, हम लोग स्किन इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए भी ऑइंटमेंट का उपयोग करते हैं। एक्ट एज इमोलियंस एंड सूदिंग एजेंट, क्या है, एक तरह से इमोलियंट और सूदिंग एजेंट के रूप में भी हम लोग ऑइंटमेंट का यूज करते हैं। प्रोवाइड प्रोलॉन्ग कांटेक्ट विद स्किन, ये लंबे समय तक स्किन पे बना रहता है। यूजेस ऑफ ऑइंटमेंट एंटीसेप्टिक गार्गल जैसे है, यहाँ पर दे दिया यूजेस ऑफ ऑइंटमेंट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, एग्जांपल क्लोरहेक्साडिन माउथ वॉश। यहाँ पर ये जो है ऑइंटमेंट का यूज में गार्गल डाल दिया है, ये गलत है, क्योंकि गार्गल जो होता है लिक्विड प्रिपरेशन होता है और जो ऑइंटमेंट है ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। अगला जो है फ्लैकुलेशन एंड डीप फ्लैकुलेशन। फ्लैकुलेशन क्या है, डीप फ्लैकुलेशन क्या है और इनका क्या बेनिफिट है। फ्लैकुलेशन एंड डीप फ्लैकुलेशन आर फिनोमेना ऑब्जर्व इन सस्पेंशन सिस्टम रिलेटेड टू पार्टिकल एग्रीगेशन। जो हमारा सस्पेंशन बनता है ना, इसमें पार्टिकल्स जो हैं कभी कभी इकट्ठे होने लगते हैं, क्या होते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, इकट्ठा जमने लगते हैं, तो उसके अनुसार जो है ये अलग अलग होते हैं। फ्लैकुलेशन और डिफ्लैकुलेशन जो है ये सस्पेंशन में पाए जाने वाला एक तरह का फिनोमेना है जो पार्टिकल के एग्रीगेशन पे डिपेंड करता है। तो फ्लैकुलेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन व्हिच पार्टिकल फॉर्म्स लूज एग्रीगेट फ्लक्स। इसमें क्या है, फ्लैकुलेशन वाला जब हमारा सस्पेंशन बनेगा तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल एग्रीगेट होंगे वो लूज पार्टिकल्स होंगे, मतलब लूज एग्रीगेशन होगा। कैसा होगा, लूज एग्रीगेशन होगा। वहीं डीप फ्लैकुलेशन में क्या है, इट इज द प्रोसेस इन व्हिच पार्टिकल रिमेन सेपरेट।
क्या है, इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट बने होते हैं, इनमें एग्रीगेट जल्दी नहीं बनते हैं। पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड टुगेदर, पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से टाइटली बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जबकि डिफ्लक्चुएशन में नो एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, एग्रीगेशन इसमें होता ही नहीं है। पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन इज फास्ट, लेकिन जो फ्लक्चुएशन होता है इसमें सेडिमेंटेशन फास्ट होता है। इसमें डिफ्लक्चुएशन में क्या है, सेडिमेंटेशन इज स्लो, इसमें जो सेडिमेंटेशन होता है वो स्लो होता है, फास्ट नहीं होता है। सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड एंड लूजली रिडिस्पर्स, इसमें जो जब सेडिमेंटेशन होता है तो लूजली, क्योंकि एग्रीगेट जो है वो लूज एग्रीगेट बना रहे तो लूज होगा, तो हिला देंगे जरा सा वो फिर से फैल जाएगा। लेकिन सेडिमेंटेशन बिकम कॉम्पैक्ट केक फॉर्मेशन, अगर हमारा जो डिफ्लक्चुएशन वाला सस्पेंशन है इसमें सेडिमेंटेशन हो गया तो ये जो है केक का फॉर्मेशन कर लेंगे और डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, इनको फिर से रीडिस्पर्स करना आसान नहीं होता है, टफ हो जाता है। यहाँ देखते हैं कि हमारा जो सस्पेंशन था इसमें हमारे पार्टिकल जो हैं वो क्या हुए, इकट्ठा तो है लेकिन थोड़ा दूर दूर दिख रहे हैं, मतलब लूज एग्रीगेट बना रहे हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू सस्पेंशन, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा इकट्ठा मतलब बहुत क्लोज टाइटली हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, टाइटली हो गए। यहाँ क्या था, लाइटली बाउंड था, कैसा लाइटली, हल्का सा बधा हुआ होता। डिफरेंट बिटवीन फ्लक्चुएशन एंड डिफ्लक्चुएशन में पार्टिकल स्टेट कैसा होता है, फ्लक्चुएटेड में एग्रीगेट बनता है, डिफ्लक्चुएटेड में सेपरेट पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। सेडिमेंटेशन फ्लक्चुएटेड में फास्ट होगा, फ्लक्चुएटेड में फास्ट होगा, डिफ्लक्चुएटेड में स्लो होगा। सेडिमेंट लूज होगा लेकिन डिफ्लक्चुएटेड में कॉम्पैक्ट हो जाएगा। रीडिस्पर्सन इजी होगा और डिफ्लक्चुएटेड में डिफिकल्ट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आइडियल सस्पेंशन क्या है, कंट्रोल्ड फ्लक्चुएशन प्रिवेंट केकिंग प्लस इंश्योर स्टेबिलिटी। अगला जो है जियोमेट्रिक डायल्यूशन, जियोमेट्रिक डायल्यूशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पेपर में ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियोमेट्रिक डायल्यूशन इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ सीरीज ऑफ डायल्यूशन इन व्हिच द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय द सेम प्रोपोर्शन इन ईच स्टेप। क्या है कि हम लोग जो है अलग अलग स्टेप में सेम प्रोपोर्शन में यूज करते जाएंगे और डायल्यूशन बनाते जाएंगे। यहाँ पर कैसे बनाएंगे उसके बारे में पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। इन दिस मेथड अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रीवियस सॉल्यूशन इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट, thus the concentration is reduced geometrically but the same ratio in each step। क्या है कि जो हमारा पार्टिकल्स हैं कम मात्रा में, अभी जब हम क्या लिए स्टॉक सॉल्यूशन, मान लिया जाए हमारा कोई स्टॉक सॉल्यूशन था, यहां से 1 ml जो है हम स्टॉक सॉल्यूशन लिए और किसमें, हम 9 ml वाटर में क्या किए, उसको घोल दिए। अब ये कितना हो गया, 10 ml हो गया ना, तो ये कंसंट्रेशन बाय 10, जो हमारा कंसंट्रेशन था उसका 10 गुना कम हो गया। अब इसमें से 1 ml फिर लेंगे और फिर से 9 ml दूसरे मतलब डाइल्यूशन में वाटर में फिर से डिजॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 100वां भाग बन जाएगा ना, इसका 100वां भाग हो जाएगा डाइल्यूशन, स्ट्रेंथ इसका कंसंट्रेशन बाय 100 हो जाएगा। फिर इसमें से 1 ml लेंगे और तीसरी बार जो है फिर 9 ml के एक पात्र में इसमें क्या कर देंगे, डिजॉल्व कर देंगे। अब हमारा जो कंसंट्रेशन हुआ 1000 गुना कम हो गया। इसी तरह से फिर 1 ml लेंगे और अगले में, तो हम स्टेप बाय स्टेप सब में से 1 ml लेंगे और सेम डाइल्यूशन में मिलाते जाएंगे। इसको कहते हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। द डाइल्यूशन फैक्टर रिमेन्स 1:10 इन ईच स्टेप, 1 ml into 9 ml डाइल्यूएंट। मतलब कि जो हमारा डाइल्यूशन है वो सब में वही रेशियो बना रहेगा। क्या बना रहेगा, 1:10 का ही रेशियो इसमें सब में बना रहेगा। डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, DF इक्वल टू डाइल्यूशन फैक्टर फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। अब जो यहाँ पर कंसंट्रेशन था, यहाँ पर कंसंट्रेशन था, वही कंसंट्रेशन यहाँ पर भी देखने को आपको मिलेगा।
क्या देखने को मिलेगा, वही कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। यूजेज यूज्ड इन फार्माकोलॉजिकल एसे, जब हम लोग फार्माकोलॉजिकल एसे करते हैं तब इसका यूज किया जाता है। यूज्ड इन प्रिपरेशन आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जब हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं तब यूज किया जाता है। यूज इन माइक्रोबियल टेस्ट, माइक्रोबियल टेस्ट में यूज किया जाता है। यूज इन हीमोपैथिक डाइल्यूशन, होम्योपैथिक डाइल्यूशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। एडवांटेज क्या, सिंपल एंड इजी टू परफॉर्म, सिंपल होता है और आसानी से इसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। लेस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत कम समय लेता है। रिक्वायर लेस ग्लासवेयर, बहुत कम ग्लासवेयर की आवश्यकता होती है। प्रोवाइड अ सीरियस आप सीरीज ऑफ डाइल्यूशन, इसमें सीरीज ऑफ डाइल्यूशन बन के तैयार हो जाता है इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अगला जो है एक्सप्लेन प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग आप लोग किस तरह से करेंगे, डी फार्म स्टूडेंट हैं तो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग इज द केयरफुल एंड सिस्टम प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द टाइम इट इज रिसीव्ड टिल टू द मेडिसिन इज डिस्पर्स टू द पेशेंट। मतलब कि किसी डॉक्टर ने जब क्या किया, प्रिस्क्रिप्शन लिखा, उसके बाद जब हम रिसीव करते हैं वहां से लेकर पेशेंट को देने तक हमें आपको क्या क्या करना है। रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, हम प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेंगे, अर्थात हैंडलिंग कैसे कैसे हम प्रिस्क्रिप्शन के साथ गेम खेलेंगे, हैंडल कैसे उसको करेंगे। रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट एंड ग्रेट पॉलिटली, क्या है, हम पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन लेंगे और उसको ग्रेड करेंगे, हेलो आप कैसे हैं। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड द प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड क्लियरली, क्या करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। फिर क्या करेंगे, चेकिंग लीगेबिलिटी, क्या है, इंश्योर द प्रिस्क्रिप्शन इज लीजिबल एंड ऑल नेसेसरी डिटेल्स आर प्रेजेंट। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन मिला है, अभी हमको जो प्रिस्क्रिप्शन मिला वो सही है ना, उसमें जो जरूरी डिटेल्स है वो सारी चीजें लिखी है ना, इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। अब एनालाइजिंग द प्रिस्क्रिप्शन, हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका एनालिसिस करेंगे, कैसे, एनालाइज द ड्रग इंट्रैक्शन, एलर्जी, करेक्ट डोज, डुप्लीकेशन एंड द थेराप्यूटिक सुटेबिलिटी, क्या है कि हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ड्रग का इंट्रैक्शन तो नहीं होगा, एलर्जी तो नहीं होगा, करेक्ट डोज क्या है, ऐसा तो नहीं बच्चा डॉक्टर ने कुछ ज्यादा डोज लिख दिया, डुप्लीकेशन तो नहीं है, कोई दवा 2 बार तो नहीं लिखी गई, या सेम साल्ट की 2 बार दवाएं अलग अलग कंपनी की तो नहीं लिखी गई हैं। थेराप्यूटिक सुटेबिलिटी जो है अच्छा इफेक्ट करने। अब क्या है, प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन, अब सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ड्रग एंड प्रिपेयर द प्रिस्क्रिप्शन। अब जो है रिक्वायर्ड ड्रग जितनी मात्रा में हमें दवा की आवश्यकता होगी उसको हम लोग ले करके और प्रिस्क्रिप्शन को फाइनल तैयार करेंगे। चेकिंग एंड डबल चेकिंग, हम लोग एक बार चेक करेंगे, क्या, रीचेक द ड्रग डोज लेवल एंड कैलकुलेशन बिफोर डिस्पेंसिंग, हम लोग जो है फिर से रीचेक कर लेंगे ड्रग के डोज को, लेवल को, और उनको कैलकुलेट कर लेंगे फिर से कि हमारा जितना भी दवा है वो सब दिया जा रहा है कि नहीं, कम ज्यादा मात्रा में तो नहीं है। लेवलिंग, अटैच प्रॉपर लेवल विथ पेशेंट नेम, ड्रग नेम, डोज, रूट फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन etc। डिस्पेंसिंग एंड काउंसलिंग, पेशेंट को दवा देते टाइम काउंसलिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो डिस्पेंसिंग द मेडिसिन एंड काउंसिल द पेशेंट अबाउट इट्स प्रॉपर यूज, दवा को कब लेना है, कैसे लेना है, क्या होगा तो बताना है, ठीक। इतनी चीजें हमें आपको प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में पढ़ना था, ये सब चीजें आपको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सस्पेंशन, जो गुड सस्पेंशन है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। अ गुड सस्पेंशन इज वन which maintain uniform physical properties and ensure therapeutic effectiveness with patient acceptability, क्या है, जो हमारा सस्पेंशन है उसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, एक अच्छे सस्पेंशन के क्या क्या गुण होने चाहिए, तो मेंटेन यूनिफॉर्म फिजिकल प्रॉपर्टी, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सही से बनी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। इंश्योर थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस, और इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट बना होना चाहिए, पेशेंट आसानी से उसको एक्सेप्ट कर सके। अब कौन कौन से ये
है फैक्टर, देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। फिजिकल स्टेबिलिटी, पार्टिकल शुड रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्पर्स एंड शुड नॉट सेटल रैपिडली। जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो रैपिडली सेटल डाउन ना हो और उनका जो स्टेबिलिटी बना रहे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। एप्रोप्रिएट सेडिमेंटेशन, जो सेडिमेंटेशन है वो अप्रोप्रिएट हो। सेडिमेंटेशन रेट शुड बी स्लो इनफ टू अवॉइड केकिंग बट फास्ट इनफ फॉर इजी डिस्पर्सन। क्या स्लो इनफ हो, अवॉइड केकिंग मतलब धीरे हो, केकिंग का फॉर्मेशन ना हो, लेकिन शुड बी स्लो, धीरे भी सेडिमेंटेशन हो और केक का भी फॉर्मेशन ना करे और इजिली रीडिस्पर्स हो जाए। यहाँ फिर क्या लिखा है, एज ऑफ रीडिस्पर्सन, जब हम उसको सेक करें तो आसानी से रीडिस्पर्स हो जाए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज, जो हमारी दवा वो यूनिफॉर्म रूप से डिस्पर्स हो। अप्रोप्रिएट विस्कोसिटी, उसका जो विस्कोसिटी है वो अप्रोप्रिएट हो, ऐसा ना हो ऐसे कि गिर गया, या जो है हम उसमें ले रहे हैं चम्मच में आ ही नहीं रहा। केमिकल स्टेबिलिटी, जो इसकी केमिकल स्टेबिलिटी है वो बरकरार बनी रहे, सेल्फ लाइफ उसका बना रहे सस्पेंशन का, ये ना हो कि आज ही बना दिया अगले महीने में एक्सपायर है। नॉन इरिटेंट एंड सेफ, जो दवा है वो इरिटेशन ना काज करे, सेफ हो। पैलेटेबल एंड एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल हो मतलब कि लेने में पेशेंट को किसी तरह का ऐसा ना लगे कि अजीब सा देखने में लग रहा है, टेस्ट इसका अलग है, प्लीजेंट टेस्ट है। एस्थेटिक अपीयरेंस, एस्थेटिक मतलब अट्रैक्टिव हो। देखो हम अगर उसको भद्दा कलर दे देंगे तो कोई नहीं पिएगा, इस वजह से अट्रैक्टिव कलर हम लोग अपीयरेंस बना करके देते हैं। सुटेबल कंटेनर एंड लेबल, जो कंटेनर है वो सुटेबल हो, उस पर सही से लेबल लगा हुआ हो। एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज डिफाइंड एज अ वॉल्यूम इन मिलीलीटर displaced by 1 gram of drug when it is navigated with specific amount of vehicle in a graduated cylinder। क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो है ये एक तरह का वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स है, डिस्पर्स बाय 1 ग्राम ऑफ ड्रग। हम किसी जो है एक उसमें ले लिए, ग्रेजुएटेड सिलेंडर में ले लिए, ठीक, और उसमें क्या किए हम लोग, मेजरिंग सिलेंडर लिए, उसमें हम 1 ग्राम कोई दवा डाले तो कितना जो है वहां से जो है उतने ही वॉल्यूम को मेंटेन रखने के लिए जो है सॉल्वेंट को रिमूव किया गया, वॉल्यूम को हटाया गया, तो क्या है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होता है। फार्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, एमएल बटे ग्राम या एमएल बाई ग्राम, B2 बाई B2 माइनस B1 बाई W। B2 जो हमारा फाइनल क्या था, B2 क्या था फाइनल, जो हम बाद में हमारा वॉल्यूम बना उसमें से पहले वाले वॉल्यूम को घटा देंगे और जो हमारा वेट जितना हमने दवा 1 ग्राम ऐड किया उससे भाग दे देंगे, ठीक। यूज क्या, हार्मफुल, हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग सुटेबल व्हीकल फॉर फार्मुलेशन सस्पेंशन, हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ व्हीकल, ठीक। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, बहुत ज्यादा नहीं है, आप सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू में इतना करना, कैलकुलेशन देख लो, इसी फार्मूले पे आप लोग रख लेना, बस इतना सा कैलकुलेशन यहाँ देखो थोड़ा बहुत बता देते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, नेचर ऑफ ड्रग, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, नेचर ऑफ व्हीकल, टेम्परेचर, पार्टिकल साइज, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। इतना सब है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसी वजह से हम थोड़ा आगे बढ़ते चलते हैं। अगला है राइट प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सिरप। सिरप का किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, उनका यूज क्या है। सिरप आर कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस। क्या है, सिरप जो है एक तरह से कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें मेडिकेटेड जो है सब्सटेंस मिले होते हैं या मेडिसिनल सब्सटेंस मिले होते हैं। दे आर स्वीट्स, ये मीठे होते हैं, विस्कोस होते हैं और लिक्विड होते हैं जो ओरल यूज किए जाते हैं। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मेथड क्या है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सुक्रोज रिक्वायर्ड एज पर फार्मूला, जो हमारा फार्मूला है उसके अनुसार जो है हम लोग सुक्रोज के क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। डिजॉल्व प्रिवेंटिव इन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। क्या है, हम जो है उसको जो हमारा अभी सॉल्यूट था, रिक्वायर्ड सुक्रोज था, उसको जो है
किसमें स्मॉल क्वांटिटी में ले करके और धीरे धीरे किसमें प्यूरिफाइड वाटर में मिक्स करेंगे। डिजॉल्व द मेडिकेटेड इन द सॉल्यूशन, डिजॉल्व प्रिजर्वेटिव इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है अपने सुक्रोज को मेजर कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग। फिर जो है उसमें प्रिजर्वेटिव लिक्विड में जो है थोड़ी मात्रा में प्यूरिफाइड वाटर ले करके उसमें अपना प्रिजर्वेटिव मिक्स कर लेंगे। डिजॉल्व द मेडिकामेंट इन द सॉल्यूशन, अब मेडिकामेंट जो है उसको सॉल्यूशन में हम लोग डिजॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, ऐड फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट उसमें मिक्स कर देंगे। ऐड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड वाटर एंड मिक्स वेल, अब जो है फाइनल हमको 10 ml चाहिए था तो 10 ml तक मेंटेन करके उसको प्यूरिफाइड वाटर से और मिक्स कर देंगे अच्छे से। मेक अप टू वॉल्यूम टू 100% वेट बाय वॉल्यूम विद प्यूरिफाइड वाटर, अगर वेट बाय वॉल्यूम हमारा जो है उसको मेंटेन करना है 64 to 66 जो है हमारा वेट बाय वॉल्यूम होना चाहिए, तो वो वेट बाय वॉल्यूम हम लोग अब वाटर के साथ प्यूरिफाइड वाटर के साथ मेंटेन कर लेंगे। फिल्टर द सिरप इफ नेसेसरी एंड स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, अगर जरूरत हो तो सिरप को जो है फिल्टर कर लेंगे और फिर वेल क्लोज कंटेनर में इसको हम लोग स्टोर कर देंगे। क्या है कंपोजिशन, शुगर जो है या सुक्रोज 64 से 66% वेट बाय वॉल्यूम होना चाहिए। प्यूरिफाइड वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट या 100% वेट बाय वॉल्यूम। मेडिसिनल एजेंट एज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत हो। प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट ले लेंगे। फ्लेवरिंग एजेंट जो है पिपरमेंट ऑयल ले लेंगे। कलरिंग एजेंट एज रिक्वायर्ड, जिस कलर का आपको बनाना हो। और एसिडिफाइंग एजेंट सिट्रिक एसिड ले लेंगे। यूजेज ऑफ सिरप, palatable and pleasant to taste, mask the unpleasant taste, provide demulcent effect, soothing the mucous membrane, useful in pediatric and gastric patient, useful for drug to degrade that in syrup। तो ये सारी चीजें हैं। फार्मूला क्या है, क्वांटिटी ऑफ शुगर रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम इनटू फाइनल वॉल्यूम अपन 100, ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। ये सिरप बनाने का फार्मूला दिया गया है। राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इमल्सन, इमल्सन का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इमल्सन आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इन व्हिच वन लिक्विड इज डिस्पर्स इन एन अदर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट विद द हेल्प ऑफ मल्सीफाइंग एजेंट। इसमें क्या होता है, इमल्सन में बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, दोनों फेज जो होते हैं लिक्विड होते हैं और ये इममेसिबल होते हैं। इसमें क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट के सहायता से स्मॉल ड्रॉपलेट्स बना दिए जाते हैं किसके, लिक्विड के। एडवांटेज क्या है, मास्क अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ आयल्स, जो आयल्स हैं उनके अनप्लेजेंट टेस्ट को या ऑर्डर को हम लोग मास्क कर सकते हैं। इम्प्रूव ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी, ड्रग के एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। सुटेबल फॉर पेशेंट हु कैन नॉट स्वैलो टेबलेट, ऐसे पेशेंट जो टेबलेट को नहीं निगल पाते हैं उनके लिए सुटेबल होता है। कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ओरल एंड टॉपिकल एप्लीकेशन, ये ओरल और टॉपिकल एप्लीकेशन दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं। प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग, कुछ दवाओं के लिए ये बहुत अच्छी स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करती है। इजी टू एडमिनिस्टर, इसको लेना निगलना एडमिनिस्टर करना बहुत आसान होता है। डिसएडवांटेज क्या है, फिजिकली अनस्टेबल, ये क्या है, फिजिकली अनस्टेबल होता है। क्रीमिंग हो सकती है, क्रैकिंग हो सकती है या केकिंग हो सकती है। रिक्वायर्ड शेकिंग बिफोर यूज, हमें यूज करने से पहले इसको हिलाना पड़ेगा। शॉर्ट सेल्फ लाइफ कंपेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म, जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसकी तुलना में इसके जो है सेल्फ लाइफ कम होती है। रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन के रिस्क होते हैं। फेज सेपरेशन में आकर कभी कभी फेज सेपरेशन हो जाता है। रिक्वायर प्रिजर्वेटिव एंड इमल्सिफाइंग एजेंट, इसमें प्रिजर्वेटिव और इमल्सिफाइंग एजेंट की आवश्यकता होती है। अब एक और स्लाइड है, एक्सप्लेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया बेटा, बहुत बार हम लोग भी फॉर्म करते थे तब भी ये पूछा गया था। अब प्रिस्क्रिप्शन कंटेंस सेवरल पार्ट, ईच पार्ट हैज स्पेसिफिक पर्पज एंड मस्ट बी रिटन क्लियरली टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव थेरेपी। क्या है कि जो हमारा डिफरेंट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, वो सब अपने में एक स्पेसिफिक वैल्यू रखता है और क्लियरली ये सब
मेंशन होना चाहिए इफेक्टिव थेरेपी के लिए, जैसे प्रिस्क्रिप्शन सिंबल RX, द सिंबल RX इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा होता है RX, डॉक्टर R कुमार MBBS, रजिस्ट्रेशन नंबर जो कुछ भी हो, ग्रीन हेल्थ क्लिनिक, जो कुछ भी मतलब है ये ऊपर लिखा जाएगा। अब क्या है, नेम रोहन वर्मा, एड्रेस, एज, सेक्स, डेट। अब RX जो है ये अब यहां से दवा देना है, ठीक। टैब पैरासीटामॉल 500 mg, कैप्टोप्रिल टेबलेट 25 mg, सिरप एम्ब्रोक्सल 10 mg, MF टेबलेट नंबर 10, सिरप टेबलेट सिरप 100 ml, साइन यहाँ होगा, टैब पैरासीटामॉल 1 टेबलेट। यहाँ देखो प्रिस्क्रिप्शन में यहाँ है पेशेंट डिटेल्स, सुपर सब्सक्रिप्शन, जब हम दवा लिखना शुरू कर देते हैं तो ये सुपर सब्सक्रिप्शन होते हैं, ठीक। इंस्क्रिप्शन जो बॉडी होता है, बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, साइन टेबलेट पैरासीटामॉल कैप्टोप्रिल, ठीक। द मेन पार्ट फॉर द नेम ऑफ क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन इज रिटर्न, जहाँ मेडिसिन की क्वांटिटी लिखी हुई है। सब्सक्रिप्शन ये सारी चीजें, साइन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, डेट, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई होती हैं। राइट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एक्सपेक्टोरेंट, expectorant are agent that help to removal of mucus from the respiratory tract by increasing the volume of decreasing its viscosity and promoting its expulsion। क्या एक्सपेक्टोरेंट जो होते हैं एक तरह से एजेंट है जो म्यूकस को जो है पतला करके रिस्पायरेटरी ट्रैक से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, प्रमोटिंग द एक्सपल्सन, उसको कफ के रूप में बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं। डिफिनेशन क्या, एक्सपेक्टोरेंट आर द ड्रग व्हिच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ रिस्पायरेटरी सिक्रेशन, रिस्पायरेटरी सिक्रेशन के वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, और डिक्रीज द विस्कोसिटी, या विस्कोसिटी को घटा देंगे, एंड फैसिलिटेट द रिमूवल बाय कफिंग, या कफिंग को बढ़ा करके इसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एक्सपेक्टोरेंट शुड इफेक्टिवली इंक्रीज द वॉल्यूम ब्रोंकियल सिक्रेशन, यह ब्रोंकियल सिक्रेशन के वॉल्यूम को बढ़ा दे। शुड डिक्रीज द विस्कोसिटी थिकनेस ऑफ म्यूकस, ये क्या करे, जो हमारा म्यूकस निकल रहा है उसके विस्कोसिटी को कम कर दे, जिससे क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। शुड फैसिलिटेट द एक्सपल्जन ऑफ म्यूकस बाय इजी कफिंग, और ये जो है एक्सपल्जन ऑफ म्यूकस को कफिंग के द्वारा बाहर निकालने में जो है हेल्प करे। शुड बी सेफ एंड नॉन इरिटेटिंग टू द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ऐसा ना हो कि इरिटेशन काम करे, ये नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। शुड बी इफेक्टिव एट लो डोज, ये लो डोज पे इफेक्टिव होना चाहिए। शुड हैव प्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, इसका क्या है, टेस्ट और ऑर्डर जो है प्लेजेंट नहीं होना चाहिए, प्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर। शुड नॉट काज एडिक्शन और डिपेंडेंसी, किसी तरह से एडिक्शन और डिपेंडेंसी नहीं काज करना चाहिए। शुड बी कंप्लीटेबल विद अदर ड्रग, शुड नॉट सप्रेस द कफ रिफ्लेक्स, 5 पॉइंट लिख लोगे तो भी हो जाएगा। थेराप्यूटिक बेनिफिट क्या है, रिलीफ चेस्ट कंजेशन, इम्प्रूव ब्रीदिंग कंफर्ट, हेल्प इन एक्सप्लोजन ऑफ म्यूकस, इफेक्टिव इन कंडीशन ऑफ ब्रोंकियल सीओपीडी, ठीक। ये सारे जो है एग्जाम्पल है क्या, सैलाइन एक्सपेक्टोरेंट, आयोडाइड्स, वोलेटाइल आयल्स, सिंथेटिक, नेचुरल, ये सारी चीजें हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे का जो है हम लोग अन्य सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के भी बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।